हेलो 10th क्लास बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। ओके, अब हम अपने आप साइंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे वो कवर हो चुके हैं। बायो में आप 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, चैप्टर 6, 7 एंड 8। अब हम अपने नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका चैप्टर 9। ये चैप्टर है आपका पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी है कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पेरेंट्स टू अपकमिंग जनरेशन्स, यानी कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, इनहेरिटेंस है या हेरिडिटी है, इसे कौन कैरी करता है या क्या यूनिट्स हैं इनहेरिटेंस की? सबसे पहले इनहेरिटेंस पे जैसे वर्क किया तो उस टाइम पे जीन्स हैं, वो टर्म डिस्कवर्ड नहीं थी, तो जीन्स हैं उन्हें पहले फैक्टर नाम दिया गया। जीन्स क्या होते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? जो हम यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं वो जीन्स ही होती हैं। जीन्स हैं वही इनहेरिटेंस की यूनिट होती हैं, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे सारे कैरेक्टर्स को जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? डीएनए का ही एक सेगमेंट होते हैं, और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू डीएनए है वही अपकमिंग जनरेशन्स को ट्रांसफ़र होता है। तो उस डीएनए के थ्रू ये जीन्स हैं, हमारे जीन्स हैं, वो भी हमारी अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन जीन्स हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं। तो जीन्स हैं वही इनहेरिटेंस की यूनिट होती है, हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो जीन्स और डीएनए का सेगमेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और ये प्रोटीन है यही हमारे कैरेक्टर्स को मीन्स एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक प्रोटीन बनता है, उसके बेसिस पर हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो पहले जीन्स टर्म है वो काफ़ी नई है, ये डिस्कवर्ड नहीं थी, तो इनको पहले फैक्टर्स बोलते थे। हर जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कम से कम 2 नेसेसरी होती हैं। जीन्स की उन डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं अलील्स, यानी कि एक जीन के 2 कंट्रास्टिंग उसके जो है फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जीन हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो जीन्स हैं उनके जो डिफरेंट फॉर्म हैं उनको हम अलील बोलते हैं। एक जीन में कम से कम 2 अलील होंगे ही होंगे। ठीक है, बिना 2 अलील होंगे तभी जाके वो जीन है पूरी होती है। हालांकि कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें 2 से ज़्यादा भी होते हैं, बट हर जीन के एटलीस्ट 2 अलील होते हैं। ठीक है, अब ये जीन हमारे जैसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं हम मानते हैं। फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं इनहेरिटेंस के? किस तरीके से जीन्स कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, या किस तरीके से जीन्स हैं वो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहले इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स की फील्ड में जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो किया है मेंडल ने। ठीक है, जो ग्रेगोर मेंडल हैं उन्हीं को हम फादर, इसी बेसिस पे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल वर्क है प्रूफ के साथ वो मेंडल ने ही किया था। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक सीड है या जो पी है उसका सीड 2 कलर का हो सकता है, बट उसमें जो डोमिनेटिंग या जो मोस्ट ऑफ द सीड्स हैं, जो बिल्कुल हेल्दी सीड्स जिन्हें मानते हैं, वो येलो कलर के हैं। सीड कलर, सीड शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर एंड पॉड शेप, इन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया। सीड कलर है वो एक कैरेक्टर है और उसके 2 ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। ट्रेट्स यानी कि उस एक कैरेक्टर की 2 अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी जो दोनों अलग अलग अलील से कंट्रोल होंगी। ठीक है, जैसे सीड कलर एक कैरेक्टर है, सपोज एक जीन है वो कोड कर रही है सीड कलर के लिए। ठीक है, कंप्लीट जीन इसके लिए कोड कर रही है, बट उसका कोई पर्टिकुलर अलील है इनमें से किसी एक ट्रीट के लिए जो है कोड करता है। तो यानी कि येलो ग्रीन जो ट्रेट हैं ये उसके अलील से कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, अब
एक अलील है उसमें दो में से येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक अलील है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही सीड शेप है वो एक कैरेक्टर है, तो उसके दो डिफरेंट ट्रेट क्या हो सकते हैं, सीड राउंड हो सकता है, सीड रिंकल्ड यानी कि सिकुड़ा हुआ सा हो सकता है, झुर्रेदार हो सकता है, ठीक है। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेट्स क्या होंगे, प्लांट या तो टॉल होगा या ड्वार्फ यानी कि हाइट में छोटा होगा। फ्लावर कलर क्या है, पी के फ्लावर दो कलर के होते हैं, इधर वायलेट कलर का होगा या वाइट कलर का हो सकता है। फ्लावर पोजीशन, किसी भी प्लांट में फ्लावर हैं वो दो पोजीशन में लगते हैं, एक तो ये कि एक्सिस पे एक ब्रांच निकले उस पर फ्लावरिंग हो, और एक जो मेन ब्रांच है उसी पे फ्लावरिंग हो जाए। इस केस में बहुत कम फ्लावर लगते हैं और इसमें फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसी फ्लावरिंग को फेवर करते हैं। तो फ्लावरिंग है वो एक्सियल हो सकती है, टर्मिनल हो सकती है। पोड कलर एक कैरेक्टर, उसके दो ट्रेट हो सकते हैं, पोड ग्रीन हो सकती है, पोड येलो हो सकती है। पोड शेप कैसी हो सकती है, पोड है जैसे मटर की एक, जैसे हमारी जो पॉड होती है उसमें बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होती है, उसमें मटर बिल्कुल अच्छे से प्लेस्ड होते हैं। एक कंस्ट्रक्टेड जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं और पिचकी हुई सी पॉड होती है, ठीक है, ऐसी दो उसकी शेप हो सकती हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद मेंडल ने इनहेरिटेंस के लिए स्पेसिफिक लॉज दिए हैं, जिन्हें हम लॉ ऑफ मेंडल भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस की। हम बात कर रहे हैं कि हर जीन के दो अलील्स होते हैं, उन अलील्स में अगर दोनों ही अलील सेम होंगे, सपोज इस तरीके से होंगे, दोनों अलील बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होंगे, तो वो अलील्स कहलाते हैं होमोजाइगस। अगर ये एक अलील ऐसा हो और एक अलील ऐसा हो, यानी कि इस तरीके से जब प्रेजेंट हो, जब दोनों अलील डिफरेंट होंगे, उन अलील्स को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पर बेस्ड है। वो अलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि वो अलील जो ऐसी कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन देगा, वो अलील डोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं अलील्स की, सपोज अगर हम प्लांट हाइट का लें तो इसमें जो टी जीन है सपोज वो कंट्रोल कर रही है, तो इसमें टॉल के लिए हमने माना कैपिटल टी है वो कोड करती है, ड्वार्फ के लिए हमने माना स्मॉल टी है वो कोड करती है। अगर इस फेज में है तो टॉल होगा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन ये स्मॉल टी वाली होगी तो वो ड्वार्फ होगा। क्या हो अगर इसकी अलीलिक डिस्क्रिप्शन या जीनोटाइप है वो इस तरीके की हो, यानी कि एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो। अब इस केस में वो डिपेंड करता है कि प्लांट है वो टॉल होता है या ड्वार्फ होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि इस कंडीशन में अगर प्लांट टॉल है तो ये जीन डोमिनेंट होगी, और डोमिनेंट ट्रेट है वो भी क्या होगा, इसका टॉल होगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अलील अपना एक्सप्रेशन देगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट अलील। जैसे कि इस कंडीशन में अगर प्लांट टॉल है तो टॉल ट्रेट जो होगा उसका वो डोमिनेंट होगा, और ये कैपिटल जीन जो उस टॉल ट्रेट को कंट्रोल कर रही है वो भी क्या होगी, डोमिनेंट होगी। होमोजाइगस कंडीशन में जो जीन सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना एक्सप्रेशन डालता है उसको हम रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशंस तो हमें क्लियर हैं, लेकिन ये जीन्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। अगर अलील पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है तो अगर दोनों ही अलील जा रहे हैं तो रिसेसिव जनरेट क्यों होते हैं, या रिसेसिव पॉसिबिलिटी हैं वो क्यों आती हैं, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है कि किसी भी जीन के अलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग हो जाते हैं, यानी कि इनकी पेयर्ड फॉर्म है वो टूट जाती है। अगर एक पेरेंट में ये अलील हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसमें इस तरीके से अलील्स प्रेजेंट हैं, तो जब उसमें गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों ही अलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ताकि हर गैमीट के अंदर कम से कम एक अलील आए। वो क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना
अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। तो इस तरीके से अलील हैं वो दोनों अपनी पेयर्ड फॉर्म से सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। अब सपोज़ एक गैमीट में ये वाला है और एक गैमीट में ये वाला अलील है, सपोज़ पोलन ग्रेन है उसमें ये अलील है, ओवम में ये अलील है, तो दोनों क्या होगा, ज़ाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पर फिर से फ्यूज़ होंगे और अल्टीमेटली अपनी पेयर्ड फॉर्म में फिर से आ जाते हैं। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स अलील्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे के टोटली इंडिपेंडेंट होता है। एक जीन का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी अलील को अफेक्ट नहीं करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उस केस में होता है जहाँ एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी कर रहे हों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो खाली एक कैरेक्टर पे जो हमारा ट्रूथफुल होता है। जो हम अगर दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ इनहेरिट हो रही है वो दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर, तो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो मीन्स हम वहाँ लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट करता है कि अगर दो कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो उनके जीन्स हैं वो एक ही साइट पर प्रेजेंट हैं, तो उनका सेग्रीगेशन जो होगा वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर हाइट के लिए ये वाले जीन रिस्पॉन्सिबल है और उसके सीड कलर के लिए ये वाले जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों ही जीन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। हाइट वाले अलील हैं कलर वाले अलील के बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होंगे। इसको हम आगे अब फर्दर क्रॉस की हेल्प से समझेंगे। क्रॉस क्या होता है? जब भी हम जेनेटिक्स की फील्ड में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे हम अल्टीमेटली क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस क्या होता है? इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जो भी काम हमने किया है उस काम को एक हम ग्राफिकल से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जो वो रिप्रेजेंटेशन हम उसे देंगे उसमें यह होगा कि एटलीस्ट हम उसकी 2 जनरेशन्स तक स्टडी करते हैं। अगर हमें इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करना है तो हमें कम से कम 2 जनरेशन्स को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 जनरेशन की स्टडी हमने जो की है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करना क्रॉस कहलाता है। जो पेरेंट के फ्यूज़न के बाद, यानी कि जो सबसे पहले जो पेरेंट्स के बाद जो पहली जनरेशन अपीयर होती है उसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के सेल्फ क्रॉसिंग, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म हैं वही फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन उन्हीं के गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, यानी कि उनमें सेल्फ क्रॉसिंग होगी F1 के इंडिविजुअल की, तो वो उनसे जो जनरेशन ऑब्टेन होती है उसे हम बोलते हैं F2 या सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। किसी भी क्रॉस के एंड में हमें उस क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो लिखना होता है ताकि हमें इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो अच्छे से पता चल जाए कि उस क्रॉस से हमने क्या कंक्लूड किया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं? किसी भी जीन की अलील्स की जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसमें अलील्स किस तरीके के प्रेजेंट हैं, होमोजाइगस टोल के लिए हैं या हेटेरोजाइगस हैं या होमोजाइगस रिसेसिव हैं उसके अलील्स, ये सब डिस्क्रिप्शन लिखना कहलाता है उसकी जीनोटाइप। जो उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि प्लांट टोल है, ड्वार्फ है, सीड राउंड है, रिंकल्ड है या फ्लावर कलर वॉयलेट है या वाइट है, ये सारा उसके कैरेक्टर्स का फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं वो उसकी फिनोटाइप कहलाता है। अब हम कुछ क्रॉस साउंड के एग्जांपल से हम जो मेंडल के लॉ हैं उन्हें हम समझेंगे, ठीक है।
इसमें सबसे पहले हम लेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए जो क्रॉस हम करते हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, यानी कि जहाँ हम सिर्फ एक ही सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, सपोज़ हम एक पी प्लांट लेते हैं दो, जिनमें हमारे पास एक है बिल्कुल कंप्लीट टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट दोनों को एज पेरेंट हम लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है। पेरेंट्स का सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही पेरेंट्स में गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो हम उन दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स को फ्यूज़ कराते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़न में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, इसके जो गैमीट बनेंगे हम बोलते हैं कि एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो एक गैमीट ये बनेगा, एक गैमीट ये बनेगा। सिमिलरली इसके एलील्स जब सेपरेट होंगे तो एक गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा। अब पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि ये गैमीट इस गैमीट के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है और ये गैमीट इस गैमीट्स के साथ भी फ्यूज़ हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये गैमीट जो है इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है और ये गैमीट है इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, यानी कि कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज़ हो सकता है। यानी कि इस पेरेंट के गैमीट्स रैंडम फ्यूज़न है वो रैंडम होता है, प्री डिफाइंड नहीं होता है कि ये गैमीट सिर्फ इसी के साथ फ्यूज़ होगा या इस गैमीट को सिर्फ इसी के साथ फ्यूज़ होना है। गैमीटिक फ्यूज़न है वो टोटली रैंडम होता है, यानी कि इस पेरेंट के गैमीट्स हैं, इस पेरेंट के गैमीट किसी भी गैमीट से वो फ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इसके गैमीट्स बिल्कुल सेम है और इसके गैमीट्स है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ हमारे पास F1 में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इसकी जीनोटाइप अगर हम लिखें तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के रेशो में 1:1, यानी कि सारे एक जैसे होंगे, बिल्कुल बैलेंस रहेगा उनमें। ठीक है, अब अगर हम इन F1 इंडिविजुअल को पेरेंट के तौर पर लें, यानी कि हेटेरोजाइगस जो है ऑर्गेनिज्म उनको पेरेंट के तौर पर ले, तो वहाँ गैमीट्स भी क्या होंगे, हेटेरोजाइगस एलील्स वाले ही बनेंगे। ठीक है, यानी कि एक गैमीट में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गैमीटिक फ्यूज़न है वो रैंडम होगा, तो जैसे ही में गैमीट फ्यूज़न होगा पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ हो, पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ हो, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ हो और स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ हो। तो इस केस में हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वो निकल के आएंगी और हमारी वो F2 कहलाए, यानी कि F2 का इंडिविजुअल हैं वो इनमें से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम F2 क्रॉस के एंड में जो हम जीनोटाइप लिखते हैं वो एक्चुअल में F2 की लिखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरीके से इनहेरिट हुए हैं। तो इसके अगर हम जीनोटाइप लिखें तो इसमें कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी क्या होगा, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। ठीक है, अगर हम इसकी फिनोटाइप लिखें तो टॉल कितने होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को कैपिटल टी एक्सप्रेस कर सकता है, तो ये प्लांट भी क्या होंगे, टॉल होंगे। कैपिटल टी वाला तो होगा ही टॉल, तो यानी कि टॉल कितने हुए हमारे पास, टोटल 3 प्लांट्स हैं वो टोटल होंगे और ड्वार्फ है वो सिर्फ 1 प्लांट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो एक सिंगल कैरेक्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जो पेरेंट है उनसे स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 25% इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो रिसेसिव होंगे, 75% हैं वो हमारे पास डोमिनेंट यानी कि टॉल होंगे। ठीक है, 25% इंडिविजुअल हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे और 50% हमारे पास हाइब्रिड बनेंगे। हाइब्रिड यानी कि जो दो अलग अलग जीनोटाइप्स का फ्यूज़न होते हैं। ठीक है, और 25% है वो हमारे पास रिसेसिव बनेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉस की ओर जो कि क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई यानी कि दो, यानी कि जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको समझने के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसे समझेंगे। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम सपोज पी प्लांट में किसी भी दो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स को ले लेते हैं। सपोज हमने लिया सीड शेप और सीड कलर के लिए।
सीड कलर के लिए हमारे पास वाई जीन रिस्पॉन्सिबल है और सीड शेप के लिए आर जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है। कैपिटल वाई है डोमिनेटिंग जीन है और येलो कलर के लिए कोड करती है, जबकि कैपिटल आर है वो भी डोमिनेंट जीन है और राउंड शेप के लिए कोड करती है। स्मॉल आर है वो रिसेसिव जीन है या अलील है और रिंकल्ड सीड शेप के लिए कोड करती है। स्मॉल वाई है वो ग्रीन सीड कलर के लिए कोड करती है, ठीक है। तो यानी कि राउंड येलो डोमिनेंट सीड है, रिंकल्ड ग्रीन है वो रिसेसिव सीड है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद पेरेंट्स का जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो गैमेटिक फ्यूज़न होगा। तो यहाँ गैमीट फॉर्मेशन जो है वो है एक में, यानी कि दोनों में से एक एक अलील। सपोज ये दो अलग अलग जीन्स हैं, एक अलील इस जीन का, एक अलील इस जीन का, यानी कि एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। सेकंड भी क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो इस तरीके से दोनों में गैमीट बन गए। यहाँ क्या है, स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर ले लेते हैं। वाई वाई तो स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमारे पास अब गैमीट बन गए हैं। गैमीट्स का जब फ्यूज़न होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल रैंडम होगा, ठीक है, यानी कि टोटली रैंडम होगा, कोई फिक्स नहीं है कौन सा गैमीट किस गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा। आर कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई के साथ, लेकिन यहाँ सारे गैमीट सेम है। तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो F1 इंडिविजुअल्स है वो सारे के सारे, सबकी जीनोटाइप है वो सेम रहेगी और सबकी फिनोटाइप है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। जीनोटाइप फिनोटाइप सेम उस केस में रहेगी जहाँ हम बिल्कुल प्योर होमोजाइगस पेरेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 रहेगा। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो इसकी F2 में आता है। जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जीनोटाइप्स हैं वो निकल के आती हैं। अब हम F1 के इंडिविजुअल हैं उनको पेरेंट के तौर पर लेंगे, ठीक है, यानी कि ये F1 है उसको हमने पेरेंट के तौर पर ले लिया। अब जैसे ही ये प्लांट मैच्योर होंगे तो इनमें गैमीट्स भी बनेंगे। गैमीट्स बनेंगे तो अब क्या होगा, एक केस है जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमीट होगा, एक केस होगा जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई जो हमारा अलील्स होंगे, एक केस होगा जिसमें स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई होगा, एक केस ऐसा होगा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा। इसी तरीके से यहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से 4 कॉम्बिनेशंस हैं वो निकल के आते हैं, ठीक है। यानी कि 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो जब हमारे पास दो ही जो है जीन्स का दो ही हमारे पास कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं, जैसे अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, यहाँ हमारे पास सिर्फ ये 2 टाइप के जीन ओरिजिनेट होती हैं, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप की जो है फिनोटाइप्स आती है और 3 टाइप की जीनोटाइप्स आती है। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 4 हैं और 4 ही जीन्स के साथ, और 4 × 4 = 16, यानी कि हमारे पास जैसे वहाँ पॉसिबिलिटी 4 अपीयर होती हैं सिंगल कैरेक्टर में, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स है वो अपीयर होंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए एक स्क्वायर है वही डिज़ाइन कर लेते हैं। अब वो स्क्वायर डिज़ाइन करने में हम एक साइड पर मेल पेरेंट के गैमीट लिखेंगे, एक साइड पर फीमेल पेरेंट के गैमीट लिखेंगे। टोटल 4 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, तो हम 4 ही रोज़ और 4 ही कॉलम्स लेंगे, ठीक है। अब हम 4 रोज और 4 कॉलम्स, इनका फ्यूज़न किस तरीके से हो सकता है वो लिखेंगे। रैंडम फ्यूज़न किस तरीके से हो सकता है, कैपिटल आर वाई है वो कैपिटल आर वाई के साथ फ्यूज़ हो सकता है, ये जीनोटाइप आ सकती है। कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ फ्यूज़ हो सकता है, ये वाला फ्यूज़न आ सकता है। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है, तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़ हो सकता है, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसी तरीके से ये गैमीट इस गैमीट के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ये इसके साथ, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी। इस तरीके से हम गैमीट्स को फ्यूज़ कराते हुए टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ जो आई हैं हमारे पास वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी जीनोटाइप्स लिखनी है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम बिल्कुल स्क्वायर है उसके यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना है, सिर्फ
एक ही है तो 1, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 1:2:2। अब नेक्स्ट जीनोटाइप क्या है हमारी, हम कॉर्नर्स वाली लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। बीच में हमारे पास बचता है टोटल कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये 1 है, ठीक है। अब क्या है हम देखेंगे, जो सेंटर में है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस जीनोटाइप के हमारे पास 4 इंडिविजुअल आए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर और हमारे पास जो है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई के इंडिविजुअल्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला एक ही इंडिविजुअल होगा। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 इंडिविजुअल्स हैं और एंड में स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला एक है, यानी कि टोटल हमारे पास 9 टाइप की जो जीनोटाइप्स हैं वो निकल के आती हैं, ठीक है। जीनोटाइप लिखने के बाद हम इसकी फिनोटाइप किस तरीके से लिखेंगे, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दोनों ही कैरेक्टर में, सपोज हमने एक खाली राउंड के लिए किया है, यानी कि हमने राउंड है या रिंकल्ड है उसके लिए किया है, तो हमारे पास मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइप आती है 3:1। अगर हम अकेला सीड कलर के लिए करते हैं तो भी हमारे पास F2 में फिनोटाइप आती है 3:1। तो हम जब दोनों को एक साथ लेंगे तो वहाँ हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि राउंड भी हो येलो भी हो 3:3 9, रिंकल्ड हो बट येलो हो 3:1 3, राउंड हो बट ग्रीन हो 3:1 3, रिंकल्ड हो और ग्रीन हो 1:1। तो ये हमारे पास टोटल राउंड येलो इज 2, रिंकल्ड येलो इज 2, राउंड ग्रीन इज 2, रिंकल्ड ग्रीन इक्वल टू 9:3:3:1, यानी कि हमारे पास ये रेशियो है वो निकल के आता है। तो हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं, उनकी हेल्प से जीन्स हैं या अलील्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है वो इजीली देख सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि सीड अगर राउंड है तो वो येलो ही हो, सीड राउंड है तो वो ग्रीन भी हो सकता है, या सीड अगर येलो है तो वो रिंकल्ड भी हो सकता है, ठीक है। ग्रीन सीड है वो भी रिंकल्ड हो सकता है और ग्रीन सीड है वो राउंड भी, यानी कि हमारे पास टोटल नए टाइप के जीनोटाइप्स हैं वो निकल के आती हैं जब हम दोनों ही कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं। बिकॉज राउंड है वो, यानी कि जो सीड शेप है वो सीड कलर को इन्फ्लुएंस नहीं करती। मीन्स अगर राउंड है तो वो सीड है वो ग्रीन भी हो सकता है येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड है तो वो सीड ग्रीन भी हो सकता है और वो सीड येलो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे अपना एक्सप्रेशन नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। यही क्या है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर ऑर्गेनिजम्स है उनका सेक्स कैसे डिटरमिन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिन होना कि वो मेल है या फीमेल, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक इजी से क्रॉस की हेल्प से हम कर सकते हैं। सपोज हमने सबसे पहले क्या लिया, पेरेंट्स लिए, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, दोनों में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। मेल्स हैं वो ह्यूमंस के केस में हेटेरोजाइगस होते हैं और फीमेल्स हैं वो होमोजाइगस होती हैं। इसीलिए फीमेल्स हैं होमोजाइगस, यानी उनके पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम है, तो वो उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में उनका कोई रोल नहीं होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मेल्स के गैमीट क्या बनेंगे, एक X और एक Y, यानी कि फीमेल्स के गैमीट कैसे बनेंगे, दोनों में ही क्या होगा, XX होगा। अगर मेल गैमीट में X क्रोमोसोम है और वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो वह हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है XX, यानी कि होमोजाइगस। तो वो जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं वो फीमेल होंगे। अगर Y अलील वाला गैमीट
एक्स अलील के साथ फ्यूज़ होता है, यानी कि फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है, तो उस केस में जो F1 इंडिविजुअल्स हैं वो हिटेरोजाइगस होंगे, यानी मेल होंगे। इसी तरीके से ये, ठीक है, मेल और फीमेल। तो यहाँ इक्वल चांसेस रहते हैं कि कौन सा गैमीट किस गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है। मेल एंड फीमेल, F1 के मेल एंड फीमेल होने के चांसेस कितने रहेंगे? 50% पॉसिबिलिटी है कि मेल हो सकते हैं, 50% पॉसिबिलिटी है कि फीमेल हो सकते हैं। तो जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो 1:1, ऐसे ही फिनोटाइपिक रेशियो है वो भी 1:1 है, वो रह सकता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट पेरेंट्स से, डिफरेंट इंडिविजुअल से सेल्स हैं वो फ्यूज़ होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल के सेल्स फ्यूज़ हुए हैं, तो यानी कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स फ्यूज़ हुए हैं अल्टीमेटली, बिकॉज सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होते हैं, वही हमारे कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। यानी कि अगर दो डिफरेंट सेल्स फ्यूज़ हुई हैं तो डिफरेंट इंडिविजुअल से, तो दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं, तो हो सकता है वो किसी नए कैरेक्टर में रिजल्ट हो, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब जो नए कैरेक्टर्स में रिजल्ट हो रहे हैं, यानी कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस जब उसमें जनरेट हो जाते हैं, तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर वो बहुत सारे डिफरेंसेस वेरिएशंस कहलाते हैं। वेरिएशंस हम ह्यूमंस में जैसे कि हमारे स्किन का, हेयर का, आइज़ का, कलर के इतने सारे ट्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइट से लेके डार्क शेड्स तक, तो वो वेरिएशंस कहलाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो डिफरेंट सेल्स हैं वो फ्यूज़ होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया है, ठीक है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें वेरिएशंस कहाँ से जनरेट होती हैं? बिकॉज बैक्टीरिया, एक सिंगल बैक्टीरिया के इतने सारे स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वह कैसे जनरेट होते हैं? जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने डीएनए में चेंज कर लेते हैं। सपोज सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्टिकुलर चेंज हुआ है, जैसे हम किसी बैक्टीरिया का ही एग्जांपल लेते हैं, हमने फर्स्ट टाइम उस बैक्टीरिया का सैंपल है उसमें एंटीबायोटिक्स हैं वो डाली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया है उनकी एक टाइम के लिए डेथ हो जाएगी, ठीक है। स्पोर्स अगर नहीं मरे हैं तो फिर से जर्मिनेट करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, उनके पास कैपेबिलिटी होगी उस एंटीबायोटिक से फाइट करने की, यानी उन्होंने उस एंटीबायोटिक का उन पर कोई असर नहीं होगा, उन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया। वो रेजिस्टेंट उन्होंने किस तरीके से बनाया है? अपने डीएनए में ही उन्होंने इस तरीके से चेंज कर लिया है कि उनके जिस कैरेक्टर को वो एंटीबायोटिक ट्रिगर कर रही थी, उन्होंने वो कैरेक्टर ही बदल लिया। तो ऐसी वेरिएशंस जो डीएनए में चेंज की वजह से ओरिजिनेट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस हैं जो पैथोजेंस हैं, उनके लिए म्यूटेशंस यूज़फुल होती हैं, बट हमारे लिए म्यूटेशंस हैं वो ऑलमोस्ट डैमेज करती हैं, हमें हार्मफुल होती हैं, ठीक है। जो वेरिएशंस हैं वो हमेशा उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में नए कैरेक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो नए कैरेक्टर्स क्या करते हैं, उनकी नई स्पीशीज़ को जन्म देते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में नए कैरेक्टर्स बनने की वजह से उससे एक नई स्पीशीज़ का बन जाना क्या कहलाता है? स्पीसिएशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर नई स्पीशीज़ का बनना किसी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से, ठीक है, और वो लीड करता है फिनोमिनन ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ का बनना स्पीशिएशन कहलाता है। और अगर स्पीशिएशन हो जाता है तो हम मानते हैं उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया है। इवोल्यूशन है वो एक बहुत स्लो है, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को जनरेट होने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, बट स्टिल वो चेंजेस हैं कॉन्टीन्यूसली होते रहते हैं कि थोड़ा 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 होते हुए चेंज इतना ज़्यादा होता है कि अल्टीमेटली वो एक नई स्पीशीज़ में रिज़ल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एंसेस्टर्स एप्स को मानते हैं, ठीक है, एप्स हैं, उनका तो टेट्रापोडल मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है कि वो अपने हाइंड लिम्स को, अपने फोर लिम्स को भी यूज़ करते हैं मूवमेंट में, बट हमारा लोकोमोशन क्या है? बाईपेडल है, हमारे इरेक्ट पोस्चर की वजह से। इवन
एप्स हैं, उनकी बॉडी पे इतने सारे हेयर्स होते हैं बिकॉज उनके पास कोई क्लॉथिंग पैटर्न नहीं होता, लेकिन हमने क्लॉथ डिज़ाइन कर लिए हैं अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारे हेयर्स भी क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। एप्स हैं, उनकी टेल होती है, हमारी टेल का कोई फंक्शन नहीं रहा, टेल है वो बैलेंस करती है उन्हें ट्रीज पर, ठीक है, तो हमें टेल का कोई फंक्शन नहीं रहा, तो हमारी टेल भी क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। लेकिन इन कैरेक्टर्स को डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लगा है, बट उस लंबे टाइम के दौरान उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हुए क्या हुआ, आज हम इस प्रेजेंट फेज पर पहुँचे हैं। तो इवोल्यूशन है वो एक बहुत स्लो है बट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलता रहता है और तभी जाके वो चेंजेस हैं एक नए कैरेक्टर में अपीयर होते हैं। स्पीशिएशन या इवोल्यूशन किस किस वजह से हो सकता है, म्यूटेशन से हो सकता है, यानी कि अगर डीएनए में कोई चेंज आ रहा है, अल्टीमेटली हम जो भी नया कैरेक्टर अपीयर करते हैं उसमें क्या होता है कि हम उस कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसके डीएनए में ही चेंज आता है। सपोज अगर हम अपने बॉडी हेयर्स को ही ले, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ के लिए जो डीएनए का जो पर्टिकुलर सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है हमारा वो जीन ने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया और हमारे बॉडी हेयर्स है उनका नंबर इतना कम हो गया, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कम हो गया हो, तो हमारे हेयर्स हैं वो इतने कम हो गए। अल्टीमेटली कोई ना कोई चेंज है वो उसके डीएनए में ही आया है, इसी वजह से वो कैरेक्टर्स उसमें डेवलप हुए हैं। तो ये म्यूटेशंस हैं वो इवोल्यूशन में हमेशा इनका रोल होता है। म्यूटेशन किस किस वजह से हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो म्यूटेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है कि बैरियर्स का बनना, अर्थ है उस पर जो बहुत सारे हमारे पास बैरियर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है। पहले अर्थ क्या है, ओशियंस का बनना है, ठीक है। पहले अर्थ है वो एक कंप्लीट पैच या एक कंप्लीट टुकड़े के फॉर्म में थी, धीरे धीरे क्या हुआ, माउंटेन्स बने, रिवर्स बनी, ओशियंस बने, सीज बने, ये सारे जैसे ही बने तो अर्थ क्या होगी, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, ठीक है। अब वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जब बने हैं तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। पहले जो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे थे, अब उन्हें नई कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा और नई कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, नए कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप करते हैं। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन है उसका भी रोल होता है इवोल्यूशन में, ठीक है, स्पीशिएशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी एक स्पीशीज़ के जीन्स के जो टोटल अलील्स प्रेजेंट है वो जीन फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न से ये जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीशिएशन के लिए और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट किस किस वजह से हो सकता है, सपोज कोई भी डिजास्टर हो सकता है या कोई भी ऐसी मीन्स एकदम से सराउंडिंग में कोई भी एकदम से ऐसा चेंज हो सकता है जो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मीन्स वो एकदम से बहुत पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ा हार्म करें, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट में कोविड-19 का चल रहा, हो सकता है हम टाइम के साथ कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ले और हम इसे ओवरकम कर जाए और फिर हमारे लिए एक नॉर्मल से इन्फेक्शन की तरह हो जाए, लेकिन ये हमारे लिए डिजास्टर है, मीन्स एकदम से अपीयर हुआ है, एकदम से इतनी थ्रेट हुआ है ये कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है और हमारे पास इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं है। लेकिन टाइम के साथ हम जैसे जैसे इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे तो हमारे उस पर्टिकुलर जीन में कोई चेंज होगा, तभी हम उसके लिए ऐसे पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप करेंगे और उसे हम किल कर देंगे। तो कोई भी डिजास्टर है वो जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज होने के लिए ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे चले जाएं तो क्या होगा, वो जिस पर्टिकुलर एरिया से गए हैं वहाँ भी जीन फ्रीक्वेंसी कम होगी और जहाँ वो नए उस हैबिटेट में जाएंगे वहाँ अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए भी वो अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, तो वो भी क्या हो सकता है, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। और जीन फ्रीक्वेंसी है ये भी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है एवोल्यूशन के लिए। अब एक टर्म आती है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है, इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म नई एडेप्टेशंस या नए कैरेक्टर्स हैं उन्हें डेवलप करते हैं। वो नए कैरेक्टर्स उन्हें डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज उनके सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में
कोई एक पर्टिकुलर चेंज होता है जो उनके लिए एकदम सडन होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चेंज एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म कुछ एक कैरेक्टर्स उन्हें डेवलप करते हैं और उन कैरेक्टर्स या अडेप्टेशंस को अपनी अपकमिंग जनरेशन में वो ट्रांसफ़र भी करते हैं, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स या वो अडेप्टेशन अगर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो एक नए कैरेक्टर में अपीयर होते हैं, रिजल्ट होते हैं और अल्टीमेटली वो कैरेक्टर्स मिलकर एक नई स्पीशीज़ बनाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है और अल्टीमेटली एक नई स्पीशीज़ बना देता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम एक बीटल्स उसका एग्जांपल ले सकते हैं इजीली। सपोज एक ट्री पे 2 कलर के बीटल रहते हैं, एक रेड कलर के बीटल है, एक ब्लू कलर के बीटल हैं। ब्लू कलर है वो लीव्स के ग्रीन कलर से मिलता जुलता है, तो अगर हम उस पर सपोज अब हमने उस ट्री पर एक क्रो को इंट्रोड्यूस कर दिया, रेड बहुत ब्राइट कलर्ड बीटल है तो क्रो को इजीली विजिबल है, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेड की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी ना डिक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन ब्लू की भी अफेक्ट हो रही है बट ब्लू इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है उसके लिए। फिर ब्लू ने क्या किया, अपने आप को और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर है वो अटेन कर लिया, यानी कि उसने उसके जो बॉडी कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है उनको चेंज किया और अपना बॉडी कलर है वो ग्रीन कर लिया। धीरे धीरे क्या होगा, ब्लू है वो ग्रीन में इवॉल्व हो जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ बढ़ जाती है। बिकॉज इन बीटल्स का भी ग्रीन कलर है वो ग्रीन हो जाएगा और लीव्स का कलर है वो भी ग्रीन होता है, तो क्रो को वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ चेंज एनवायरनमेंट क्या था कि एकदम से वो क्रो का वहाँ इंट्रोड्यूस होना या इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स हैं उनका वहाँ इंट्रोड्यूस होना, तो वो अपने आप में उन्होंने अडेप्ट कैसे किया, उन्होंने अपना बॉडी कलर है वही चेंज कर लिया और अपने जनरेशन टू जनरेशन उसी बॉडी कलर को वो पास कर रहे हैं ताकि लीव्स के कलर के साथ मैच कर जाए और उन्हें प्रीडेटर से वो इजीली बच जाएं। तो ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। अब इवोल्यूशन हम मानते हैं, इवोल्यूशन किस बेसिस पर हम मान रहे हैं या इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरीज हैं। इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो डार्विन की थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। इसको डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। डार्विन की थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है एक पर्टिकुलर और हैबिटेट में अपने आप को एडप्ट करने के बाद या वहाँ एडजस्ट करने के बाद ऑर्गेनिज्म वहाँ क्या करते हैं, अपनी पीक पर होता है उनकी रिप्रोडक्शन रेट और वो अपनी बेस्ट रेट पे सरवाइव कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा, वो अपनी बेस्ट रेट पे सरवाइव कर रहे हैं यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन उनकी बढ़ेगी। ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज तो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि रिसोर्सेज की अमाउंट क्या है वो लिमिटेड रहेगी। तो उसकी वजह से वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है और उस कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए वो कंपटीशन है ऑर्गेनिजम्स को ट्रिगर करता है नई अडेप्टेशंस को अचीव करने के लिए, नए कैरेक्टर्स को अडेप्ट करने के लिए, ताकि वो उस कंपटीशन से बाहर आ सकें और अपने आप को वहाँ सरवाइव रख सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो नए कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और उन डेवलप्ड कैरेक्टर्स को अगर अपनी अपकमिंग जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और वही वहाँ डोमिनेट करेगा। वो डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या है, नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है वहाँ सरवाइव करने के लिए और यही क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि वही ऑर्गेनिज्म वहाँ सरवाइव करने के लिए सबसे फिट होगा, वही उन पर्टिकुलर कंडीशंस में फ्लॉरिश कर रहा है, अपने पॉपुलेशन को अच्छे से वो वहाँ ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सबसे फिट है सरवाइव करने के लिए और वो क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब हम किस बेसिस पर मानते हैं कि इवोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि एविडेंसेस क्या है इवोल्यूशन के लिए। जब हम ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे ऑर्गन्स को जब स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ एक ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट फिर भी वो अलग अलग फंक्शंस हैं वो
परफॉर्म करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, ठीक है। तो यानी कि वो ऑर्गेनिज्म होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और फॉसिल्स, इनको हम इवोल्यूशन है उसके एविडेंसेस के तौर पर ले सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो कॉमन एंसेस्ट्री की ओर पॉइंट करते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री क्या होती है? जहाँ उनके एंसेस्टर्स सेम रहे हों, यानी कि वो सेम ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। होमोलोगस ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम होगी उनकी एनाटॉमी, बट फिर भी वो अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम हॉर्स और ह्यूमन, उनके 4 लिम्स यानी कि हॉर्स के आगे वाले पैर और हमारे हाथ, इनका स्ट्रक्चर हम देखें तो बोन्स का जो पैटर्न है, बोन्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम होती है, बट स्टिल हॉर्स उनको चलने के लिए ही यूज़ करता है और हम अपने हाथों को इतने सारे हमारे जो काम है उनके लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों यूज़ अलग अलग वे में कर रहे हैं, बट उनके स्ट्रक्चर क्या है फिर भी सेम है। तो ये पॉइंट करता है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में दोनों ऑर्गेनिज्म किसी एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हों, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होते हैं बट एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर तो टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, बट फिर भी वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने वो फंक्शंस अडॉप्ट किए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट्स के विंग्स की बात करें तो बर्ड्स के विंग्स है वो उनके 4 लिम्स होते हैं, मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं, बट स्किन जो इंसेक्ट्स हैं उनके विंग्स और उनकी स्किन की मॉडिफिकेशन होते हैं, स्किन से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो दोनों का ओरिजिन है, दोनों का स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट होता है, बट दोनों फिर भी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, उनका फंक्शन है उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, तो दोनों का फंक्शन क्या हो जाता है कॉमन। तो ऐसे ऑर्गन्स है वो एनालोगस ऑर्गन्स है वो कहलाते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि बहुत टाइम पहले कोई ऑर्गेनिज्म जो कभी लिविंग था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई और उसके कुछ एक बॉडी पार्ट्स है या वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है या सिर्फ उसका इम्प्रेशन है वो अर्थ की लेयर्स में कहीं रह गया है, वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स, यानी कि लिविंग डेड ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेनिंग्स हैं वही क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स, जो नेचर में प्रिजर्व्ड रह जाते हैं बिना किसी डैमेज के, ठीक है, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। फॉसिल्स की हेल्प से हम किस तरह से इवोल्यूशन को ट्रेस कर सकते हैं? वो साइट जहाँ से हमने फॉसिल्स को डिस्कवर किया है, उस साइट पर जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके कैरेक्टर्स और जो फॉसिल के कैरेक्टर्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉसिल की एज के अकॉर्डिंग वहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, और जो फॉसिल्स हैं उसके जो बाकी और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ अगर हम उसके स्ट्रक्चर, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर कोई अवेलेबल हमें होते हैं उस फॉसिल से, तो हम उन स्ट्रक्चरल फीचर्स की अगर हम कंपेयर करें बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन है उसे वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन है वो स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से? यानी कि इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, वो हम नेचुरली भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि नेचर है वो भी ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप से कैरेक्टर्स उन्हें डेवलप कर सकते हैं, या आर्टिफिशियली भी टाइम के साथ, ज़रूरत के साथ हम कुछ एक कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म के उन्हें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे स्टेजेस हैं ऑर्गेनिज्म की, उसकी लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टेजेस आती हैं जो कि इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर हम कैबेज का ही एग्जांपल लें, ठीक है, कैबेज की आज बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वो प्रेजेंट है हमारे पास, बट वो वाइल्ड कैबेज की वैरायटी, यानी कि वो एक ही प्लांट से हुए हैं वो सारे ओरिजिनेट, अगर उस वाइल्ड कैबेज को स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म ने जब जैसे ह्यूमन्स है सिविलाइजेशन उनमें स्टार्ट हुई, उन्होंने एक पर्टिकुलर उस पर
प्लेस पे रहना स्टार्ट किया, उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो बहुत सारे नेचर में प्रेजेंट प्लांट्स हैं, उनको अपने फूड सोर्स के तौर पर उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। तो उनमें वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड यानी कि जो नेचर में एज सच वाइल्ड मीन्स वो ऐसे ही ग्रो करती थी, ठीक, घास फूस की तरह, तो उन्होंने उसे एक वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ह्यूमन ने क्या करना स्टार्ट किया कि कुछ एक फार्मर्स को अगर उस कैबेज की लाइफ में जो डिफरेंट स्टेजेस आ रही थी, उसे किसी न किसी तरीके से अगर उसको उसी पर्टिकुलर स्टेज पे अरेस्ट कर दिया और कैबेज की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं वो डेवलप कर ली। कैबेज की जो वैरायटी जो डेवलप की गई है आर्टिफिशियली, उनमें अगर उसकी लीव्स में जब वो बड की फॉर्म में होती है और उनकी लीव्स में बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस होता है, अगर उसी स्टेज पे उसे अरेस्ट करके उसी अरेस्टेड फेज का उस बड की फॉर्म को उसे ग्रो कर लिया जाए तो हमारे पास कैबेज बनती है, जिसे पत्ता गोभी बोलते हैं। अगर फ्लावर है, फ्लावर डेवलपमेंट है, उसको हमने अरेस्ट कर दिया, कि फ्लावर है वो जस्ट अपीयर हुआ था, वो फ्लोरल वर्ल है उसके कम्प्लीटली बने नहीं थे, अगर हम उसी स्टेज पे उसको अरेस्ट कर दें तो वो ब्रोकली कहलाती है, ठीक है। अगर फ्लावर बने लेकिन वो फ्लावर है वो स्टराइल बना में, लेकिन उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई थी, उससे पहले ही फ्लावर को अरेस्ट कर दिया तो कॉलीफ्लावर बन जाती है, ठीक है। अब उसके स्वॉलन पार्ट्स यानी कि उसके जो वाइल्ड कैबेज के जो स्वॉलन पार्ट्स हैं, जैसे उसके फ्लोरल बड के बेस पे हो सकता है या उसके लीफ के बेस पर हो सकता है, उन स्वॉलन पार्ट्स को अगर हम अरेस्ट करके उन्हें डेवलप कर लें तो वो कोलरबी बनाती है, ठीक है। अगर वाइल्ड कैबेज की जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं उन्हें अरेस्ट करके उन्हें एक लीफी वेजिटेबल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया तो केल डेवलप होता है, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है आर्टिफिशियली किया है मैन ने अपनी कल्टीवेशन की डेवलपमेंट के दौरान। जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन एडवांस हो रही थी उसके साथ साथ कल्टीवेशन है वो भी डेवलप कर रहा था मैन, ठीक है। तो अपने बेनिफिट के लिए जब वो कल्टीवेशन को डेवलप कर रहा था तो वाइल्ड कैबेज को इन पर्टिकुलर स्टेजेस पे उन्होंने आर्टिफिशियली किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी पर्टिकुलर केमिकल की हेल्प से अरेस्ट किया है, यानी कि वो नेचुरली नहीं सिलेक्टेड है, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल पर हम आइज़ उनके डेवलपमेंट ले सकते हैं, जैसे प्लेनेरिया है उसमें सिंपल लाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, फिशेज़ हैं उनमें आइज़ प्रेजेंट होती हैं बट वह एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है बिकॉज उनके पास ब्लिंक करने के लिए आईलिड्स नहीं प्रेजेंट होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल मोड आता है, जैसे एम्फीबियम्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, मैमल्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल मोड आता है लाइफ का, वैसे वैसे आई लिड्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। यानी कि आई लिड्स जब डेवलप हुई तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उनकी बिल्कुल रिड्यूस हो गई, यानी कि जिन्होंने आईलिड्स डेवलप कर ली वो ऑर्गेनिज्म अपनी आईलिड्स को ब्लिंक कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आईलिड्स पे आई लैशेस का ग्रो होना, फिर आई ब्रोज का ग्रो होना, यानी कि आईज़ की जो एडवांसमेंट होती चली गई, ठीक है। एक सिंपल प्लेनेरिया से लेके एक जो एडवांस्ड फॉर्म है, सबसे एडवांस है एनिमल किंगडम में ह्यूमंस, उस तक आईज़ के जो प्रेजेंट डे में जो आईज़ की हमारी कंडीशन है उस तक पहुँचना, ये नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। इसी के साथ बच्चे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, फ्रेश माइंड के साथ पढ़िएगा चैप्टर को, बिकॉज अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ के अपने कंसेप्ट से एक बार क्लियर कर लिए तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस चैप्टर को। लेकिन अगर ऐसे ही रैंडम फ्लो में बस पढ़ना है, काम मिला है तो पढ़ लिया और एक साइड किया, इस तरीके से पढ़ेंगे तो बच्चे चैप्टर आपको कभी समझ नहीं आएगा। इसीलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ के ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपकी हेल्प, सो पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए।